फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल लर्न विद अंशिता। सबसे पहले मैं फिर से सबको थैंक्स कहना चाहूंगी कि डे बाय डे मेरे फेसबुक पे फॉलोअर्स और लिंक्स और लाइक्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल्स पे भी सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। तो सबको इतने प्यार के लिए थैंक यू सो मच। एंड मैं फिर से ये बोलना चाहूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगी कि स्पीच एंड हियरिंग एंड डिसेबिलिटी के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको मैं अपने यूट्यूब चैनल और अपने फेसबुक पेज पर आपको दिखा सकूं। तो अब आते हैं आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन पे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, जैसे कि आप बोर्ड पे भी देख रहे हो, हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिसे हिंदी में श्रवण बाधिता भी बोलते हैं, श्रवण बधिरता भी बोलते हैं, और कुछ लोग सामान्य भाषा में से गूंगे बहरे भी बोलते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट हियरिंग इम्पेयरमेंट। आप सभी जानते हैं कि हमारे विकलांगता के क्षेत्र में अलग अलग एक्ट और अलग अलग नियमों ने सभी विकलांगताओं को अपने अपने हिसाब से परिभाषित किया है। बट मैं लेटेस्ट वर्जन की बात करूंगी तो दिसंबर 2016 में हमारा नया अधिनियम आया था, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, रिवाइज पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, जिसने हियरिंग इम्पेयरमेंट को सी सेक्शन में रखा और उसकी दो परिभाषाएं दी है जो कि बोर्ड पे लिखी हुई है। तो इसमें के आधार पे इन्होंने बताया कि हियरिंग इम्पेयरमेंट बेसिकली दो प्रकार से होती है। पहला होता है डेफ, दूसरा होता है हार्ड ऑफ हियरिंग। डेफ को इन्होंने रखा कि अगर किसी भी व्यक्ति के दोनों कानों में 70 डेसिबल से ज्यादा लॉस होता है स्पीच फ्रीक्वेंसीज पे। बेसिकली स्पीच फ्रीक्वेंसीज बोली जाती है 250 हर्ट्ज टू 8000 हर्ट्ज तक। अगर उनमें 70 डीबी से ज्यादा का लॉस है तो वो डेफ हो गए, और 60 से 70 डीबी तक है तो वो हार्ड ऑफ हियरिंग हो गए। तो अगर एक हम सामान्य भाषा में डिस्कस करें, ये तो हमारी परिभाषा हो गई अकॉर्डिंग टू आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। बट अगर हम सामान्य भाषा में देखें तो हार्ड ऑफ हियरिंग वो व्यक्ति होते हैं, या हार्ड ऑफ हियरिंग उनको होता है जिनकी श्रवण क्षमता कुछ बची हुई होती है और जिसका प्रयोग हम हियरिंग एड या असिस्टिव डिवाइसेस के माध्यम से करके कुछ हद तक वाणी व श्रवण का प्रशिक्षण दे सकते हैं। बट डेफ में कहीं ना कहीं श्रवण क्षमता बहुत ज्यादा प्रभावित होती है, तो जो हम कह सकते हैं ना प्रशिक्षण देते हैं वो कहीं ना कहीं सीमित स्तर तक हो जाता है, और ज्यादातर वो फिर साइन लैंग्वेज या सांकेतिक भाषा पर निर्भर हो जाते हैं। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के आधार पे क्या परिभाषा थी ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा सामान्य भाषा में भी लोग अलग अलग परिभाषाएं देते हैं, जैसे कि जिन व्यक्तियों की सुनने की क्षमता सामान्य से ज्यादा है, या किसी भी आवाज को वो सामान्य स्तर से ज्यादा स्तर पर सुनते हैं, उनको श्रवण बधिर में लगते हैं। तो ये सामान्य स्तर क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर 0 to 25 dB को सामान्य स्तर बोला गया है। अर्थात मैं और आप जो सामान्य हैं, हम किसी भी आवाज को 0 से 25 dB तक सुनते हैं। लेकिन आज के टाइम पे हम अपने हेडफोन्स, फोन, टीवी, इनका इतना ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये 25 dB भी धीरे धीरे शिफ्ट होके 30 और 35 तक जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो डिग्री को हम 0 to 25 को नॉर्मल में रखते हैं, ये और बढ़ जाएगा। अगर 25 dB के बाद किसी व्यक्ति की हियरिंग सेंसिटिविटी आती है तो उसको किसी ना किसी हम हियरिंग इम्पेयरमेंट के सेक्शन में रखते हैं। तो ये हमारा डिस्कशन हो गया अबाउट हियरिंग इम्पेयरमेंट। अब बात करते हैं कि क्या विशेषताएं होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट या श्रवण बधिरता के। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, विशेषताओं की बात करें, लक्षण की बात करें, तो सबसे पहले हम लिखना चाहेंगे अबाउट फिजिकल एबिलिटीज। फिजिकल एबिलिटीज या फिजिकल डेवलपमेंट या फिजिकल अपीयरेंस, यानी किसी भी श्रवण बधिर की शारीरिक क्षमताएं कैसी है, उसका शारीरिक दिखावट कैसी है, दिखने में कैसा है। तो अगर हम इस पे बात करें तो कहीं ना कहीं एक श्रवण बधिर बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, शारीरिक विकास होता है, वो एक सामान्य बच्चे जैसा ही होता है, एक्सेप्ट उसमें कोई अन्य संबंधित बीमारी या कोई विकलांगता ना हो। तो जैसे कोई सेरेब्रल पाल्सी, किसी बच्चे में सेरेब्रल पाल्सी और हियरिंग इम्पेयरमेंट दोनों है, तो हो सकता है उसके फिजिकल एबिलिटीज रिस्ट्रिक्टेड हो जाए, सीमित हो जाए। तो कहीं ना कहीं श्रवण बधिर बच्चे का जो शारीरिक बनावट है, शारीरिक विकास है, वो सामान्य बच्चे जैसा ही होता है। ये भी 1 साल में चलना शुरू करते हैं, और कह सकते हैं अब 2 से 3 साल या 4 साल में अपनी गर्दन संभालना और 5-6 महीने में करवट लेना, ये सब सामान्य बच्चों जैसा ही शुरू करते हैं। नेक्स्ट आता है मेंटल या कॉग्निटिव एबिलिटीज।
सो बेसिकली मेंटल एबिलिटीज या संज्ञानात्मक क्षमताएं या मानसिक क्षमताएं कहीं ना कहीं बच्चे के भाषा से भी संबंधित होती है। क्यों? क्योंकि अगर हमारी भाषा विकसित है या हम कोई भी चीज अपने ब्रेन में फिक्स कर रहे हैं या सीख रहे हैं तो वो भाषा के ही आधार पे तो सीखेंगे। तो एक चीज याद रखिए, श्रवण बधिर बच्चों में कह सकते हो आप जन्म से ही, अभी आगे मेरा टॉपिक कम्युनिकेशन ही आएगा, तो अगर हम थोड़ी देर के लिए वर्बल यानी मौखिक रूप से सीखने की क्षमता को थोड़ी देर के लिए अलग रख दें तो कहीं ना कहीं इनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, मेंटल एबिलिटीज हैं, सामान्य बच्चों जैसी ही होती है। जैसे कि एक छोटे बच्चे को बॉक्स ढूंढना है, जो कि हमारी एक संज्ञानात्मक विकास का बहुत अच्छा चरण है कि उसकी कोई चीज है जो उसे मिल नहीं रही, तो सामान्य बच्चों जैसे ही ढूंढने की कोशिश करेगा। अगर वो थोड़ी ऊंचाई पे रखा है तो टेबल लगाकर उसके ऊपर चढ़कर ढूंढने की कोशिश करेगा। अपनी वस्तुओं को पहचानना, अपनी चीजों को पहचानना, घर परिवार के सदस्यों को पहचानना, हाँ उनका नाम लेके समझना या उनके नाम पर उत्तर देना वो नहीं कर पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अमौखिक रूप से एक श्रवण बधिर बच्चे के मानसिक योग्यताएं सामान्य जैसी ही होती हैं। लेकिन अगर हम वर्बल एस्पेक्ट पे आते हैं, अगर आप उसको सेब दिखाओ और पूछो कि ये क्या है, या फिर आप उसको बोलो कि अच्छा ठीक है पापा का फूल ले आओ, या आप उसको कुछ इस तरीके की वर्बल एस्पेक्ट से बात करो मौखिक रूप से, तो उसकी मेंटल एबिलिटी सीमित हो जाती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पास भाषा नहीं है किसी भी नई चीज को सीखने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम उनको भाषा दे दें या हम उनको एक कह सकते हो जो उनकी क्षमता है अमौखिक, उस समय जब तक कि अभी हम उनका ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर रहे हैं, उस क्षमता को ध्यान में रखते हुए सिखाएं तो वो बहुत अच्छे से सीखते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है हमारा कम्युनिकेशनल एबिलिटीज या स्पीच एंड लैंग्वेज एबिलिटीज। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो हियरिंग इम्पेयरमेंट में मोड ऑफ कम्युनिकेशन या संप्रेषण के बेसिकली दो माध्यम होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल दो। आपको भी पता है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन के बारे में बताया था। तो अगर किसी बच्चे का अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन दोनों हो गया है तो कहीं ना कहीं वो वर्बल मोड को अपने अंदर ले लेता है, वर्बल मोड पे चीजें सीखने की शुरुआत करता है, चाहे वो कॉग्निटिव मेंटल एबिलिटीज हो या सोशल एबिलिटीज हो। लेकिन अगर बच्चे का आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है, उसका इंटरवेंशन शुरू नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी बातों को नहीं रखेगा लेकिन इशारों के माध्यम से या नॉन वर्बल माध्यम से। तो बेसिकली इनमें कम्युनिकेशन कौन कौन सा होता है, नॉन वर्बल भी होता है और वर्बल भी होता है। तो वर्बल ज्यादातर तब आता है जब हमने उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, उनका निवारण प्रक्रिया शुरू कर दी है, उनको हियरिंग एड मिल गया है या कॉक्लियर इम्प्लांट जो भी वो चाहते हैं, उसके पश्चात उनकी स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी या ऑडिटरी वर्बल थेरेपी शुरू हो चुकी, तो कहीं ना कहीं वो वर्बल मोड पे आते हैं। लेकिन ज्यादातर जिनका निवारण नहीं हुआ है, जिनका आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ, वो किस पे होते हैं, नॉन वर्बल मोड। और नॉन वर्बल मोड में भी सबसे ज्यादा उनके अंदर क्या होता है, जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन। जेस्चर्स मतलब इशारे, हाथों के इशारे, फेशियल एक्सप्रेशन यानी चेहरे के हाव भाव। तो क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक स्पेशल स्कूल के संपर्क में रही हूँ तो मैंने नोटिस किया कि चाहे वो 3 साल 4 साल के भी बच्चे हो तो उनकी आपस में कम्युनिकेशनल एबिलिटीज कहीं रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती। अगर उन्हें पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, वो अपने दोस्त से बड़े आसानी से मांग लेते। बस मोड क्या हो जाता है उनका, नॉन वर्बल हो जाता है, वो जेस्चर्स के थ्रू मानते हैं। उनसे हम पूछते हैं कि उन्होंने काम क्यों नहीं किया या उन्होंने टिफिन क्यों नहीं लाया या वो उन्होंने क्या कहते हैं उनकी पेंसिल कहाँ, तो वो हमें इशारे के माध्यम से पूरी बात समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि हम अपनी बात जब रख रहे हैं तो हम भी इशारों के माध्यम से करें, तभी उनके वो चीज समझ में आएगा। तो एक चीज हमें समझ में आती है कि श्रवण बधिर बच्चों में संप्रेषण करने की क्षमता होती है। क्यों? जब मैं संप्रेषण की बात करती हूँ तो उसमें वर्बल नॉन वर्बल दोनों आता है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि श्रवण बधिर बच्चों में मौखिक रूप से संप्रेषण करने की क्षमता कैसे होती है, तो वो सीमित होती है। ठीक है, नॉन वर्बली वो बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन करते हैं। एक और चीज बात में ध्यान रखेंगे, जब हम सांकेतिक भाषा या साइन लैंग्वेज की बात करते हैं तो वो एकदम अलग ही मेथड हो जाता है मैनुअलिज्म का। वो एक पूरी भाषा है, उसका पूरा एक रूप है, उसका पूरा एक व्याकरण है, तो उसको हम बिल्कुल अलग रखेंगे, उसको हम जेस्चर्स में सम्मिलित नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा
सोशल एंड इमोशनल एबिलिटीज, या काइंड ऑफ कह सकते हो आप उनका बिहेवियर या व्यवहार किस तरीके का है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके पश्चात, जैसे मैंने आपको क्रिटिकल एज के कॉन्सेप्ट में बताया था कि जब वो आवाजों को सुन रहा है, उसका उत्तर देता है, तो कहीं ना कहीं वो उस चीज को एंजॉय करता है। जब मैं आगे आपको स्पीच एंड लैंग्वेज का डेवलपमेंट बताऊंगी तो ये एक स्टेज आती है जब वो बच्चा आवाजों को सुनता है, खुश होता है, फिर वो अपनी आवाजें निकालता है और अपनी ही आवाजों को सुनकर और खुश होकर दोबारा आवाजें निकालता है। लेकिन कहीं ना कहीं श्रवण बधिर बच्चे में क्या होता है, वो आवाजों को ना सुन पा रहा है जो उसके आसपास की, और अपनी आवाजों को भी नहीं सुन पाता, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आवाज ही निकालना बंद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अपनी बातों को ना रख पाने के कारण, दूसरी बातों को ना समझ पाने के कारण, बहुत जब छोटे होते हैं तब तो उनकी ये समझ में ही नहीं आता कि हम इस समाज से अलग है, लेकिन जहां जहां उनमें ये समझ आने लगती है ना कि हम दूसरों की बातों को नहीं समझ पा रहे या दूसरे हमारी बातों को नहीं समझ पा रहे, तो उनमें कहीं ना कहीं समाज से एक अलगाव होना शुरू हो जाता है। वो अपने आप को अलग महसूस करने लगते हैं। कोई भी सामूहिक सम्मेलन हो, कोई सभा हो, कोई पार्टी हो, कोई ऐसा गेट टुगेदर का फंक्शन हो, वहां पे जाना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको दूसरों की बातें समझ नहीं आ रही, और अगर वो कोई अपनी इच्छा जाहिर करना चाहे तो दूसरे नहीं समझ पा रहे, तो कहीं ना कहीं अपने परिवार तक ही वो, या अपने माता पिता तक ही वो सीमित होकर रह जाते हैं। अब अपने इस स्तर तक ही सीमित रहने पे क्या होता है, उनमें कहीं ना कहीं आत्मविश्वास बहुत कम होता जाता है, चिंता, तनाव, ये सारी चीजें भी उनके अंदर महसूस की जाने लगती है। लेकिन ये सब तभी होता है जब कहीं ना कहीं उनका मानसिक स्तर इतना हो जाता है कि वो समझने लगते हैं हम समाज से अलग हैं। जब तक उनके ये समझ में नहीं आता तब तक वो बहुत अच्छे से चीजें कर रहे होते हैं। मैंने ये महसूस किया है कि जो आप कह सकते हो प्री प्राइमरी सेक्शंस होते हैं, जितने भी ग्रेड्स होते हैं, जितने भी आप कह सकते हो 3 साल से लेके 5-6 साल तक के जो बच्चे होते हैं, वो बहुत अच्छे से चीजें कर रहे होते हैं, चाहे आप उनको पीटी कराओ, चाहे आप उनको कोई क्लासेस कराओ, चाहे लिखने का कोई टास्क दो। लेकिन जहां उनके ये समझ में आने लगता है ना, तो वो आपको कोई चीज बात कहने में घबराते हैं कि हम बोलेंगे मैम के समझ में आएगा कि नहीं, हमें ये चीज चाहिए, हम कैसे बोले, तो प्रयास करना वो बंद कर देते हैं। जो अपॉर्चुनिटी या अवसर मिलने के क्षेत्र है उसको बंद कर देते हैं। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं उनको बहुत सारी मानसिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। जब वो एडल्ट फेज में आते हैं, जब वो और बड़े हो जाते हैं, तो क्योंकि उनका शैक्षणिक विकास इतना अच्छा नहीं होता, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट में भी इफेक्ट पड़ता है, उसकी वजह से भी उनको चिंता और तनाव होता है। तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अगर डिस्कस किया बात फिजिकल एबिलिटीज, मेंटल एबिलिटीज, कम्युनिकेशन, सोशल एंड इमोशनल या बिहेवियरल एबिलिटीज, नेक्स्ट आता है हमारा एजुकेशन। एजुकेशन तो ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को एक सामान्य शिक्षक नहीं पढ़ा सकता, इसीलिए तो हमारे स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं। स्पेशल एजुकेटर्स का मतलब ही यही है, विशेष, यानी कुछ बेहतरीन तरीके से जो बच्चों को चीजें कराते हैं। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए ज्यादातर स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं जो उनको उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए पढ़ाते हैं, अपनी पाठ्य योजना को उनकी क्षमताओं के आधार पर निर्मित करते हैं। तो इन बच्चों को स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी के बाद हम इनकी स्पेशल एजुकेशन शुरू करते हैं, जो इनके इसमें क्या होता है, सभी विषयों को पढ़ाया जाता है, बस थोड़े से अलग तरीके से इन्हें सिखाने की प्रक्रिया होती है, और इन प्रक्रियाओं के माध्यम से वो बहुत अच्छे से सीखते हैं। ये भी देखा है मैंने कि बहुत अच्छे से, जहां पर मैं काम करती रही वहां पे स्पेशल एजुकेटर्स बच्चों के साथ बहुत मेहनत करते हैं, और वो दिखता है, वो अलग तरीके से ही ज्यादा जल्दी सीखते हैं। रादर देन आप उनको चेयर टेबल पे बैठा दो और ब्लैक बोर्ड पे गिनतियां लिखवा दो, उन्हें स्टिक से काउंटिंग करने में मजा आता है, या आप कह सकते हो कार्डबोर्ड्स में आ ई ये फिक्स करने में ज्यादा मजा आता है। तो इस तरीके की चीजें, जो क्रिएटिव चीजें हमारे स्पेशल एजुकेटर्स कराते हैं, इससे वो ज्यादा जल्दी सीखते हैं। अच्छा, अब इसके साथ भी आपको भी पता है कि आजकल इंटीग्रेटेड सिस्टम चल रहा है, बच्चों को सामान्य विद्यालयों में भेजा जा रहा है। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगी, जब भी आप बच्चों को सामान्य विद्यालयों में अपने पढ़ने भेज रहे हो, तो उसके लिए सबसे ज्यादा प्री रिक्विजिट कह सकते हो या पूर्व योग्यता ये होनी चाहिए कि उनका अर्ली आइडेंटिफिकेशन हुआ हो और अर्ली इंटरवेंशन हुआ हो। अगर 3 साल के बच्चे का वाणी का स्तर 1 साल का भी नहीं है, तो सामान्य विद्यालयों में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारी चीजें उन्हें सीखनी होती है, ओरली मौखिक रूप से जवाब देने होते हैं, तो उसमें समस्याएं आती हैं।
तो बच्चे का इसीलिए बोलते हैं, इसीलिए जोर दिया जा रहा है अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन। जितनी जल्दी खोजोगे उतनी जल्दी इलाज शुरू करोगे और तब आप बच्चे को सामान्य स्तर के बच्चों तक के साथ पढ़ा सकते हो। कई बार क्या होता है, जब बच्चे कह सकते सामान्य उसमें पढ़ते हैं तो इस स्पीड को कवर अप नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कई बार उनके नंबर अच्छे नहीं आते या कई बार फेल भी हो जाते हैं, तो इसकी वजह से भी उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और आजकल तो सारे पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स में स्पेशल एजुकेटर्स इसीलिए हायर किए जा रहे हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को हम सामान्य बच्चों के साथ लेके चलेंगे, तो इसीलिए हमारे स्पेशल एजुकेटर्स को हर जगह हायर किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर अमौखिक रूप से श्रवण बधिर को कोई चीज सिखाई जाए तो बहुत जल्दी सीखता है, क्योंकि मौखिक में कहीं ना कहीं भाषा की वजह से वो सीमित हो जाते हैं। तो कई बार होता है जब बच्चों का एजुकेशन वाला सेक्शन यानी वो इतनी ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो जैसे कि मैकेनिक का काम हो गया या आप कह सकते हो चेयर टेबल का कोई, मतलब जितने भी, कई बार मैंने देखा है छोटे बच्चे हैं जो हमारे स्कूल के पढ़े हुए, वो फोन या मोबाइल रिपेयरिंग का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, टीवी रिपेयरिंग, ऐसे इलेक्ट्रॉनिकल का जो काम होता है, क्योंकि ब्रेन की एबिलिटीज तो बहुत है और ये बहुत अच्छा भी काम करते हैं। ब्रेन की एबिलिटीज इनकी इतनी ज्यादा है कि ये सारे काम को ये बहुत अच्छे से करते हैं, तो रोजगार की कोई कमी नहीं होती इनके लिए। और जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं तो फिर तो उनके लिए हर सरकारी नौकरियों में उनके लिए छूट भी है, उनको हर जगह अवसर भी मिलते हैं। बस उनको अपना हाई स्कूल इंटर जो भी उनकी पढ़ाई है वो कंप्लीट करनी होती है। इवन मेरे जो मैंने एक संस्था में देखा था, एक स्टूडेंट था जो डिप्लोमा करने आया था एजुकेशन का, एंड ही इज ऑल्सो हियरिंग इम्पेयर्ड। वो हियरिंग इम्पेयर्ड था और हियरिंग इम्पेयरमेंट में ही डिप्लोमा करने आया था। अब तो उसने मास्टर्स भी कर ली है, पीएचडी ऑन गोइंग है उसकी। तो अच्छा लगता है ऐसा देखे कि लोग इतनी अच्छी एजुकेशन भी ले रहे हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी उनके साथ, तभी वो इतने सक्सेस हुए हैं। तो अगर हम एजुकेशन की बात करें तो बेसिकली 8th कराने के बाद अगर नहीं बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ा पा रहे हो तो इस तरीके के काम उन्हें सिखाइए, वो सीखते हैं और बहुत अच्छा रोजगार उन्हें प्राप्त होता है। और अगर वो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तब तो सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज उनके लिए है ही है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन बच्चों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में, नहीं, अब तो बिल्कुल विशेष का सिस्टम ही खत्म हो रहा है। अब ज्यादातर इन बच्चों को हम सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ा रहे हैं, तो रोजगार के अवसर भी सामान्य व्यक्तियों जैसे ही प्राप्त हो रहे हैं। तो हमने जितने अब तक डिस्कस किए कि क्या क्या विशेषताएं हैं, किस तरीके से इनके सारे क्षेत्र होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट या हियरिंग इम्पेयरमेंट के प्रकार की बात करें तो मेरी एक अलग से वीडियो है जिसमें मैं पूरा डिटेल क्लासिफिकेशन बताऊंगी, क्योंकि ऑडियोलॉजी का भी एक पूरा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, तो वो पूरा डिटेल है उसमें। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया आरपीडब्ल्यूडी के आधार पे हियरिंग इम्पेयरमेंट की क्या परिभाषा है और हियरिंग इम्पेयरमेंट की क्या क्या विशेषताएं है। जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट द फिजिकल एबिलिटीज, यानी इनकी शारीरिक संरचना, गतिशीलता, ये सारी सामान्य जैसी ही होती है। मेंटल एबिलिटीज की बात करें तो अगर मौखिक स्तरों को छोड़ दिया जाए तो मौखिक रूप से ये सामान्य जैसे ही होते हैं, लेकिन मौखिक तभी हो सकता है जब इनका इंटरवेंशन हो रहा हो। थर्ड आता है कम्युनिकेशन, तो ज्यादातर ये नॉन वर्बल मोड पे यानी जेस्चर्स, हाथों के इशारे इत्यादि पर ज्यादा निर्भर करते हैं। उसके बाद आता है सोशल एंड इमोशनल, तो हाँ, क्योंकि सुनाई नहीं पड़ता है, अपनी बातें दूसरों के समक्ष नहीं रख पाते, दूसरों की बातें नहीं समझ पाते, तो कहीं ना कहीं अलगाव, चिंता, तनाव इत्यादि, क्रोध भी इनके अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो पहले बहुत ज्यादा होता था कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग से शिक्षा दी जाती थी, अब तो इनको नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाया जा रहा है। इनका सिलेबस, इनके सब्जेक्ट भी वैसे ही हैं। इनकी सहायता के लिए स्पेशल एजुकेटर्स भी रखे जा रहे हैं। साथ ही अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अगर बच्चे ने कम पढ़ाई की हुई है तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल और इस तरीके की चीजें हैं, फील्ड्स हैं जिनमें इन बच्चों को काम, और बहुत सारी मैंने तो ऐसी कंपनीज भी सुनी है जो बच्चों को प्रॉपर ट्रेंड करते हैं। इनके लिए वोकेशनल, आप कह सकते हो व्यवसायिक रूप से केंद्र या व्यवसायिक रूप से सेंटर्स बनाए गए, वोकेशनल सेंटर्स बनाए गए हैं, जहाँ पे अलग अलग कंपनीज आती हैं, इन बच्चों को सेलेक्ट करती हैं और उसके बाद इन्हें काम भी सिखाती हैं, उसके बाद इनके लिए काम रखती है। बहुत सारे आपने होटल्स में, मॉल्स में देखा होगा हियरिंग इम्पेयर्ड को काम करते हुए, तो बड़ा अच्छा महसूस होता है कि नहीं, ये बच्चे भी काम कर सकते हैं। एंड अगर उन्होंने पढ़ाई अच्छी की है, एजुकेशन अच्छी है, तो फिर ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत अच्छी जॉब इनके लिए होती हैं।
तो आज का सेशन मुझे आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरी वीडियोस को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके साथ ही साथ मैं फिर से बताना चाहूंगी, फेसबुक पे भी लर्न विद अंशिता के नाम से मेरा पेज है, उसको फॉलो कीजिए। ज्यादातर दिन में 2 या 3 बार मैं उसमें कोई ना कोई फोटोज, पिक्चर्स या कोड्स अपलोड करती रहती हूँ, उनको देखिए। उनमें कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछिए। फिर से अगेन सीनियर्स जितने हैं, अगर कोई चीज है जो आप चाहते हो अपग्रेड हो तो प्लीज मुझे बताइए। और कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको लग रहा है कि हाँ मुझे कराना चाहिए तो वो बताइए। ज्यादातर मैं सिलेबस के हिसाब से चल रही हूँ। और एक चीज और, मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट में पूछा था कि मैम आप डिप्लोमा के या BSLP के या किस सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रही हूँ। तो मेरी खास बात है, जैसे मैंने और यूट्यूबर्स को भी देखा है तो वो प्रॉपर मेंशन करते हैं कि इस यूनिट का ये टॉपिक कराया जा रहा है। एक्चुअली क्या होता है, जब आप किसी यूनिट वाइज या सब्जेक्ट वाइज चलते तो आप बंध जाते हो, ठीक है। एंड आई एम नॉट द टाइप ऑफ की बाउंड्री में करना है कोई चीजें। हियरिंग इम्पेयरमेंट टॉपिक किसी का भी हो सकता है, या आपके डिसेबिलिटी के पेपर में भी है या आपके एजुकेशन के पेपर में भी है जो HI वाले हैं, और ऑडियोलॉजी के पेपर में भी है। तो ऐसा क्यों बांधना, ये टॉपिक है, आप उस टॉपिक को ओपनली रीड करो, पढ़ो। कोई आप चाहते हो कोई चीज एड ऑन करना है तो आप वो बताओ। प्लीज आप सिलेबस के पीछे मत जाओ, आप टॉपिक देखो कि क्या टॉपिक चल रहा है और उसको देखो। एंड हाँ, 1-2 वीडियोस में मुझे कंप्लेन भी आई थी कि विजुअलिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए मैंने उस वीडियो को हटा दी। मैं उस वीडियो को दोबारा से बनाऊंगी कि आपको पूरा फोकस मिल सके कि आप क्या देखना चाहते हो। और फिर भी रहता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।